हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श माउत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज का ये जो है ना टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिएगा ये टॉपिक है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित। और दोस्तों आप देखते हैं कि लगभग कई एग्जाम्स में जो है हमें इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, यहाँ से जरूर आते हैं। अच्छा दोस्तों, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या वन रक्षक वनपाल की या पुलिस पटवार की जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट की, तो भैया जुड़े रहिएगा, इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से चार चांद लगाने वाली है। सामान्य ज्ञान दोस्तों सुबह डेली 9 बजे होती है ये अपनी, जो कि मैं आपको बता दूं टॉपिक वाइज इंडिया जी के डेली होता है। भैया जरूर जोड़े हमारे साथ। परीक्षा उपयोगी क्लासेज में से दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, और सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि भैया अगर राजस्थान क्लासेज पर पहली बार हो तो ये सब्सक्राइब बटन कर लेना, दबा लेना, और इस क्लास के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और अंत में ये भी बताऊंगा मैं कि आपको कौन सा इस धर्म से संबंधित कौन सा टॉपिक जो अलग से देने वाला हूं, जो थ्योरेटिकल रहेगा। क्लियर है? ओके सर। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है ना, किसके द्वारा अंकित किया जाता है? हमें इतिहास के किस तथ्य से पता चलता है कि भैया ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो प्यारे मित्र, राइट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुम्मीनदेई स्तंभ। कौन सा? अशोक मौर्य का रुम्मीनदेई जो स्तंभ है उसके अनुसार हमें पता चलता है, उस स्तंभ से पता चलता है कि भाई इनका जो है कहाँ पर होता है जन्म? लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी में। ठीक है। और बोले सर लुम्बिनी कहाँ पर है? बोले सर कपिल वस्तु में। कहाँ पर है? कपिल वस्तु। अच्छा ये फिलहाल कपिल वस्तु कहाँ पर है प्यारे मित्रों, आपको ध्यान है क्या? बोले सर फिलहाल कपिल वस्तु जो है ये एक तराई नामक गाँव है, तराई नामक गाँव है, जो कि नेपाल के तराई नामक गाँव में कपिल वस्तु। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इनका जन्म कब होता है ये भी अपन बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। बुद्ध जो थे ना ये किस वंश से संबंधित है? और दोस्तों ये क्लास केवल एग्जाम के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए भी, जैसे बुद्ध के जीवन से भी हमें प्रेरित होना चाहिए, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित भी हमें कुछ जो कि गुण लेने चाहिए दोस्तों, ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बुद्ध किस वंश या फिर क्लैन के से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात्रक नहीं होगा, मौर्य नहीं होगा, शाक्य वंश। दोस्तों शुद्धोधन जो थे ना वो कौन थे? वो शाक्य थे। कौन थे दोस्तों? शाक्य थे। तो ये बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से थे। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था दोस्तों, पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और ये शाक्य वंश के मुख्य कुछ थे वहाँ के लुम्बिनी में। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़ बताओ मुझे कि जो है ना अपने शाक्य वंश से संबंधित थे ही थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था? इनका जन्म प्यारे मित्रों, इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है प्यारे मित्रों। कहाँ पर होता है? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ पर है? अभी नेपाल में है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना ये कहाँ आयोजित हुई थी? प्यारे दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ना, या परिषद हुआ था या फिर सम्मेलन हुआ था कह सकते हैं, कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? ये वैशाली होगा, कश्मीर होगा, राजगृह होगा या पाटलिपुत्र होगा? प्यारे दोस्तों ये जो है ना वैशाली नहीं होगा, कश्मीर नहीं होगा। कश्मीर में कुंडन ग्राम में हुआ था, वो अपन आगे बात करेंगे। वैसे राजगृह हो जाएगा। पहला कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। कब हुआ था? वैसे हुआ था दोस्तों 683 ईसा पूर्व में। कब? 683 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ के जो अध्यक्ष रहे थे प्यारे मित्रों कौन रहे थे? वैसे शासक की बात करें तो यहाँ पर शासक जो थे अजात शत्रु शासक थे उस समय। और अगर बात की जाए कि भाई यहाँ के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों महाकश्यप जी अध्यक्ष थे। कौन थे? महाकश्यप जी के अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन के क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? देखिए प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई? मतलब कि कौन सी भाषा में की गई? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में की गई? प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में या फिर चित्रलेख में? दोस्तों अगर इन चीज़ों को आप नोट करना चाहो ना अच्छे से करिएगा, है ना, तो जिससे कि आपका और भी ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन बने तो एग्जाम में यहाँ से जरूर पुटअप होंगे। देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाली पाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली पाठ हो जाएगा आपका। मोस्टली क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाली में धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी और उसके बाद जो है संस्कृत में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे नंबर 5।
5 में ये पूछा जा रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। देखिए इनमें से कौन सा एक जो है भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना आपका, आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी रचना की बात करूं कि भाई रचना कब होती है, तो दोस्तों 10वीं सदी के बाद में होती है इसकी रचना। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होने वाला, लेकिन एक दो कुछ चीज़ें जो है वो अपन अलग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, बुल मतलब कि सांड। देखिए दोस्तों सांड का संबंध जो है ना, ये एक बुद्ध धर्म के बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है या फिर किस घटना से संबंधित है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रतीक चिन्ह के रूप में बुद्ध का जीवन जो कि चला है दोस्तों। तो जन्म की बात की जाए तो भैया जन्म की बात की जाए तो कमल का फूल इनका प्रतीक चिन्ह है। माँ भी निष्क्रमण, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? माँ भी निष्क्रमण का मतलब क्या होता है पता है आपको? बोले सर इसका मतलब होता है उपदेश, है ना, सॉरी क्या कहते हैं उसे, गृह त्याग, है ना, गृह त्याग हो जाता है ये। दोस्तों देखिएगा वैसे गृह त्याग से संबंधित क्या है? घोड़ा है। ठीक है, ध्यान दे देना प्यारे मित्रों, गृह त्याग से संबंधित घोड़ा है। और जन्म से संबंधित की बात करें तो भैया जन्म से संबंधित है अपना देखिए जन्म से संबंधित दोस्तों क्या है पता है आपको? जन्म से संबंधित जो है इनका वो है जैसे बुल का देर का ना सांड, तो ये बुल का दोस्तों हो जाएगा यौवन होगा। बुल का क्या होगा? यौवन। मतलब कि यौवन का मतलब होता है जैसे कि अपन मान लेते हैं युवा अवस्था, है ना, यौवन युवा अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, कोई ना, लेकिन ध्यान रखना कहीं कहीं पे क्या होता है, काफ़ी पुस्तक में जन्म का मतलब जैसे सांड और क्या दे रखे, जन्म के कमल दोनों दे रखे, लेकिन आपको ध्यान रखना जन्म का कमल है दोस्तों, यौवन का सांड है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, उसके लिए क्षमा। और माँ निष्क्रमण, माँ भी निष्क्रमण का मतलब ये हो जाएगा कि भाई गृह त्याग, तो गृह त्याग का हमेशा घोड़ा होगा दोस्तों। क्या होगा? घोड़ा होगा। ठीक है, प्रबोध ज्ञान, ज्ञान का दोस्तों क्या हो जाएगा? ज्ञान का हो जाएगा पीपल वृक्ष हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे आपके भैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट होते हैं? धातु से बने सिक्के जो है सबसे पहले कहाँ प्रकट होते हैं दोस्तों? ये होते हैं बुद्ध के काल में। कहाँ पे? बुद्ध के काल में 5वीं से 6ठी मतलब कि ईसा पूर्व शताब्दी में, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और जिसे हम बाद में उसे कहते हैं पंचमार्क सिक्के या फिर हम कह सकते हैं आहत सिक्के, है ना। तो ये धातु से बने सिक्के दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। बुद्ध का निधन किस वर्ष में होता है? देखिए दोस्तों बुद्ध का निधन जो है किस वर्ष में होता है? और दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये आपकी दो क्वेश्चन और आ जाएंगे आपके लिए, तो हम पूरा क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। तो बुद्ध का निधन किस वर्ष में हुआ? 483 ईसा पूर्व में, या 438 में, या फिर 53 में, या 468 में? तो दोस्तों राइट आंसर 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और ठीक है सर, ये तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि इनकी निधन की बात की जाए, निधन को दोस्तों क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या? महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ साथ कहाँ पर हुआ था इनका निधन? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनका मतलब महापरिनिर्वाण होता है। कुशीनगर कहाँ पर? यूपी में, ध्यान रखना। ठीक है, और बोले सर कब होता है? वैशाख पूर्णिमा को। दोस्तों ध्यान दे देना, यहाँ पर बुद्ध धर्म मतलब कि महात्मा बुद्ध से संबंधित अगर वैशाख पूर्णिमा का संबंध पूछा जाए ना, देखिए इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को ही होती है, और इनका जो है ना महापरिनिर्वाण जैसे इनका निधन भी वैशाख पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, आपको पता हो तो वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ तो है जहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था, बोध गया भी है जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी भैया, कुशीनगर भी है जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। पावापुरी नहीं होगा प्यारे मित्रों, क्या? पावापुरी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें 563 में इनका जन्म होता है, कपिलवस्तु में होता है, लुम्बिनी में होता है दोस्तों, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है, वैशाख
पूर्णिमा के दिन होती है भैया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? इनमें से कौन सा जो शासक था वो बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो उदयन होगा या बिंबिसार होगा या अजातशत्रु होगा या महापद्मनद होगा? तो देखिए दोस्तों, उदयन था, बिंबिसार भी था और अजातशत्रु भी था। अजातशत्रु तो आपको पता हो तो पहले ही संगीति में भी ये शासक था। तो दोस्तों यहाँ पे पद्मनंद जो है नहीं होगा, बाकी तीनों से तीनों बुद्ध के समकालीन थे और इनके क्या अनुयायी भी थे प्यारे मित्रों। कौन थे? अनुयायी भी थे। हम सभी पढ़ेंगे इन सभी को एक एक करके, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए दोस्तों मगध राज की बात करें, बिंबिसार और कौन अजातशत्रु जो थे ना ये मगध राज थे। और उदयन की बात करें दोस्तों, उदयन है ना, ये उदयन जो था ये दोस्तों कहाँ का था पता है आपको? आगे बात करेंगे, चलिए क्वेश्चन आ जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से संबंधित गलत क्या है? गौतम बुद्ध से संबंधित गलत क्या है? इनके भाई का नाम नंदी, बहन का नाम नंदा, पत्नी का नाम यशोधरा, बुद्ध का नाम देवदत्त, पुत्र का नाम देवदत्त। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं सुमिलित असुमिलित में। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है। पुत्र का नाम देवदत्त नहीं है, इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। देवदत्त जो था ना वो इनके चचेरा भाई था दोस्तों, चचेरा इनका भाई था, ध्यान रखना। इनके रियल भाई का नाम नंदी था, बहन का नाम नंदा था। ये दोनों जो है ना नंदा और नंदी जो थे ना ये माँ प्रजापति जो थी इनकी वो जैसे बुद्ध की कौन पालने वाली माँ जिनका नाम था महाप्रजापति, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी थी और गौतमी के ये देखिए नंदी और नंदा थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भैया। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो कौन थे? देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध की देखिए जन्म देने वाली माँ अलग थी और पालने वाली माँ अलग थी, ठीक है। जो प्रजापति गौतमी जो थी ना ये इनकी मौसी थी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। नंबर 12 क्वेश्चन गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे ना वो कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम महात्मा गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के गुरु जो थे प्रथम वो कौन थे? देखिए दोस्तों रुद्रक रामपुत्र जो है ना ये तो दूसरे गुरु थे, ठीक है, दूसरे गुरु थे। अगर पहले गुरु की बात करें तो अलार कलाम ये पहले गुरु थे। कौन से पहले गुरु थे? अलार कलाम दोस्तों, ठीक है। क्या बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये कौंडिन्य और बप्पा जो थे ना ये तो इन्हीं के शिष्य थे दोस्तों, सबसे पहले जो कि बने थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। इनमें से कौन जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं है? तो दोस्तों इनमें से अशोक तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कनिष्क भी हुआ था, हर्षवर्धन भी हुआ था, चंद्रगुप्त नहीं हुआ दोस्तों। देखिए अशोक जो था वो पाटलिपुत्र से संबंधित था, ठीक है, मगध हो गया। कनिष्क की बात करें प्यारे मित्रों तो मथुरा हाल फिलहाल का क्षेत्र मान लीजिए। हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों, हर्षवर्धन जो कि हम बात करें जैसे कन्नौज है ना, कन्नौज के थे हर्षवर्धन। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है भैया, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे हम सभी मिलके। उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसकी राजधानी कौन सी थी? उदयन जो था ना ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसकी राजधानी कौन सी थी प्यारे मित्रों ये बताना है। तो देखिए दोस्तों ये कौशाम्बी इनकी राजधानी थी या फिर कौशल थी, अवंती या कन्नौज। कन्नौज तो अपने बात कर ली कि भाई कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी की, किसकी थी? हर्षवर्धन की। दोस्तों अवंती जो थी ना ये प्रघोत की राजधानी थी और कौशल जो थी ना ये प्रसेनजीत की राजधानी थी। किसकी? प्रसेनजीत की राजधानी थी। वहीं हम बात करें कौशाम्बी तो दोस्तों ये उदयन, अभी अपना क्वेश्चन आया था ना उदयन की राजधानी या उदयन कहाँ का, तो दोस्तों कौशाम्बी का था, ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम आपको बताना है। हर भाई हर बहन से निवेदन है, अगर पहली बार है कोई भैया तो सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि आपके लिए डेली होती है भैया ये क्लास। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था दोस्तों, घोड़े का नाम पूछा है आपको, हाथी का नाम नहीं पूछा दोस्तों, या फिर सारथी का नाम नहीं पूछा दोस्तों। सारथी का नाम पूछा जाए तो ये सारथी का नाम है, चंदक या फिर छन्ना, ये दोनों नाम दोस्तों है ना ये सारथी के नाम है इनके। कंटक जो है इनके घोड़े का नाम है और घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह में किस में है दोस्तों? घोड़ा इसके इनके प्रतीक चिन्ह में जैसे महाभी निष्क्रमण में है, माँ भी निष्क्रमण। अब आप कहेंगे सर माँ भी निष्क्रमण क्या होता है सर? अरे भैया गृह त्याग के लिए घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और माँ नामा जो था ना ये इनका शिष्य था भैया। कौन था? ये इनका शिष्य था, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन इसी ऑप्शन के साथ चला जाएगा।
राइट आंसर। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में जो है ना ज्ञान प्राप्ति करना, उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन या संबोधि। देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण की बात करें तो निधन हो जाएगा आपका राइट आंसर। धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो उपदेश होंगे ना, उपदेश हो जाएगा, उपदेश देना इनके धर्म में ये उल्लेख है दोस्तों। और संबोधि का मतलब या फिर प्रबोध का मतलब ये हो जाएगा कि भाई ज्ञान प्राप्ति करना, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? ओके सर। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए प्यारे मित्रों, ये आपको बताना है। तो श्रीवस्ती या सारनाथ या कुशीनगर या पाली। पाली क्या था दोस्तों? पाली तो इन पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए, ठीक है। भाषा कौन सी थी? पाली थी दोस्तों। श्रीवस्ती में इन्होंने क्या किया पता है आपको? श्रीवस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। कहाँ पर दिए सर्वाधिक उपदेश? काफ़ी भाई ने सारनाथ बताएंगे लेकिन गलत है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं? ये श्रीवस्ती में देते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। जहाँ के अगर हम बात करें श्रीवस्ती जो है ना, यहाँ के शासक कौन थे? शासक थे प्रसेनजीत थे भैया, प्रसेनजीत, ठीक है। जिनकी राजधानी कौशल थी, आपको याद हो तो कौशल, ठीक है। और सारनाथ में दोस्तों क्या होता है? सर्वप्रथम उपदेश ये कहाँ पर देते हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर देते हैं? सारनाथ में देते हैं प्यारे मित्रों। और कुशीनगर जो कि यूपी में है ना, जहाँ पर इनका निधन होता है, महापरिनिर्वाण होता है, यहाँ पर ये अंतिम उपदेश देते हैं दोस्तों, अंतिम उपदेश। तो ध्यान दे देंगे प्यारे मित्रों, अंतिम उपदेश कुशीनगर में, सारनाथ में पहले उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में देते हैं। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम सभी। हाँ जी, रखना पड़ेगा। नंबर 18 क्वेश्चन है कि भाई जो शेमा जो थी वो महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। शेमा नाम से एक महिला थी दोस्तों, वो महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। वो किस शासक की पत्नी थी? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेना कि जो बिंबिसार की पत्नी थी ना, वो कौन थी? वो थी शेमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। ये कौन थी? ये शिष्या थी भैया। किसकी थी? ये शिष्या थी महात्मा बुद्ध की। उदयन की पत्नी का नाम प्यारे मित्रों सामावती था, है ना। क्या था? सामावती था उदयन की पत्नी का नाम, ठीक है। तो उदयन की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? सामावती था। और सामावती जो है दोस्तों, जैसे उदयन की राजधानी तो पता ही आपको क्या थी? राजधानी इनकी कौन सी थी? कौशाम्बी थी, ठीक है। कौशाम्बी थी इनकी, उदयन की राजधानी, ध्यान रखना। और प्रसेनजीत दोस्तों, प्रसेनजीत की कौन सी थी? कौशल थी। राजधानी तो कौशल थी, हालांकि इनकी पत्नी का नाम था मल्लिका था, ठीक है। तो मल्लिका, सामावती और शेमा, ये सभी जो है महात्मा बुद्ध की शिष्याएं थी। और ये इनकी पत्नी थी, उदयन की पत्नी सामावती, प्रसेनजीत की मल्लिका, बिंबिसार की शेमा। ओके सर, लेकिन सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो बुद्ध ने कितने दृश्य देखे? बुद्ध जब कपिलवस्तु के शहर पर निकले थे तब इन्होंने कितने दृश्य देखे दोस्तों? मतलब कि 4, 3, 2, 1 या मतलब 5, कितने देखे ये बताना है आपको। तो जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे है भैया, सी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। 4 दृश्य देखे इन्होंने। कैसे? कितने देखे? 4 दृश्य देखे इन्होंने। मतलब कि एक तो देखा था इन्होंने सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा प्यारे मित्रों एक बीमार व्यक्ति, क्या? एक बीमार व्यक्ति। उसके बाद में आगे थोड़े और चलते तो वे देखते हैं शव देखते हैं ना, शव देखते हैं। और लास्ट में वो क्या देखते हैं प्यारे मित्रों पता है आपको? एक सन्यासी देखते हैं। क्या देखते हैं? एक सन्यासी। तो पहले देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति आता है, उसके बाद उनके सामने शव आता है एक, और उसके बाद एक सन्यासी आता है। और इन सभी से उन्होंने अलग अलग आशय बताए हैं। प्यारे मित्रों नंबर 20 क्वेश्चन है, किस उम्र में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया? महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या था आपको पता है? आप बोलेंगे सर गृह त्याग होता है। हाँ सर, गृह त्याग होता है। इन्होंने गृह त्याग किस वर्ष में किया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर लिया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने जब गृह त्याग किया उसके बाद इन्हें 6 वर्ष लगे, किसमें दोस्तों? तपस्या करने में, ठीक है। तपस्या करने में 6 वर्ष लगे, तभी जाकर 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे सर ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ? अरे भैया बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहाँ का जो गया नाम था उसका नाम बोध गया हो गया था, ठीक है।
बोध गया। और दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। भैया राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बड़ा ही आनंद आ जाएगा भैया। ये रहा, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है? महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है? दोस्तों देखिएगा, हिंड नदी होगा या मादर नदी होगा या सरस्वती नदी होगा या निरंजना नदी होगा। तो सही उत्तर तो अपना हो जाएगा डी ऑप्शन भैया, निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों 35 वर्ष की आयु में कुल 6 वर्ष लगे थे इन्हें तपस्या में दोस्तों, ठीक है। और वहाँ का जो स्थल था वो कौन सा था? बोध गया था। वहाँ पर स्मृति के रूप में बात करें महाबोधि मंदिर था प्यारे मित्रों। और दिन की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा था। ये चीज़ें आपको पता है। अच्छा दोस्तों, ये हिंडन नदी प्रसिद्ध है, आप क्यों प्रसिद्ध पता है? क्योंकि आलमगीर सभ्यता इसके किनारे, आलमगीर सभ्यता जो है इसी के किनारे, जो यूपी में हुई थी ना दोस्तों, इसी के किनारे जो विकसित होती है। मादर नदी के किनारे रंगपुर सभ्यता विकसित होती है दोस्तों, रंगपुर सभ्यता मादर नदी के किनारे विकसित होती है। और सरस्वती नदी की बात करें यहाँ पर गग्गर नदी के कालीबंगा दोस्तों, जो इसी के तट पर जो कि विकसित होती है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है भैया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है ये कौन सा था? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो था वो कौन सा था? देखिए दोस्तों, जन्म का प्रतीक चिन्ह जो था ना, जन्म का प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना कमल था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। बैल जो है ना, ये इनके यौवन से संबंधित है भैया। यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। और वही हम घोड़े की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह है गृह त्याग, जो है गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा, ठीक है। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, कमल। ध्यान रखना। और इनमें से असत्य, यहाँ पर पूरा का पूरा ये टॉपिक, मतलब कि ये जो है ना, इसके संदर्भ में पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इनमें से असत्य क्या है? प्रतीक चिन्ह से संबंधित। देखिए, जीवन चक्र और प्रतीक चिन्ह, जैसे कि जीवन में जैसे ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, इसका प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? पीपल था। बिल्कुल सही है, वृक्ष कह लो या फिर पीपल कह लो, ठीक है। और प्रथम इन्होंने जो प्रवचन दिया ना प्यारे मित्रों, वो क्या कहलाया? क्या वो पुस्तक, उस मतलब प्रतीक चिन्ह के रूप में पुस्तक थी क्या? निर्वाण की बात करें पद चिन्ह दोस्तों, ये तो सही है। मृत्यु की बात करें तो स्तूप दोस्तों, ठीक है। प्रथम प्रवचन की बात करें, पुस्तक नहीं दोस्तों, ये चक्र है इसका। क्या है? प्रथम प्रवचन की बात करें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो चक्र था, मतलब असत्य जो है वो बी ऑप्शन, बाकी सारे के सारे सही है। नंबर दोस्तों 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे ये पूछा जा रहा है भैया। क्या पूछा जा रहा है पता है आपको? कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत अनुसार कुल कितने आर्य सत्य थे? बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार कुल कितने आर्य सत्य थे? दोस्तों आप सब जानते हैं कि सर आर्य सत्य तो 4 ही थे। कितने थे? 4 आर्य सत्य थे दोस्तों। कौन कौन से? एक तो दुख दोस्तों, कौन सा था? एक दुख, और दूसरा था पहला तो देखिए दुख, दूसरा था दुख, दुख कौन सा? दुख समुदाय। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था दुख निरोध, है ना। देखिए दुख निरोधित, हाँ। और चौथा था दुख निरोधगामी ऐसा प्रतिपदा, है ना। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, वो चौथा था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न थे, ठीक है। और त्रिपिटक भी, पिटक कितने थे? 3 थे। और रत्न भी 3 थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला है कि अभिधम जो पिटक है इसमें किसका वर्णन है, या फिर इसमें ये किससे संबंधित है? दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित, या फिर संघ संबंधी नियम, या फिर धार्मिक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभिधम पिटक में वर्णन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक सिद्धांत प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन हो जाएगा। और जो पिटक कितने हैं दोस्तों? 3 पिटक है। एक सुत पिटक है और एक है जो विनय पिटक है, ठीक है। तो विनय पिटक जो है ना वो किससे संबंधित पता है आपको? वह संघ संबंधी विनय पिटक है। विनय पिटक है संघ संबंधित, और सुत पिटक है दोस्तों धार्मिक। धार्मिक में हमें क्या मिलता है दोस्तों? सुत पिटक में हमें क्या मिलता है? धार्मिक सिद्धांत मिलते हैं। और संघ के नियम जो मिलते हैं वो विनय में मिलते हैं। नियम, विनयम, नय नियम, है ना। और सुत पिटक में आपको ध्यान रखना सिद्धांत, मतलब धार्मिक सिद्धांत। और दार्शनिक का हो जाएगा अभिधम। ओके सर, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म में बुद्ध की मान्यता दोस्तों क्या है? बौद्ध धर्म में जो बुद्ध की मान्यता है वो क्या है? निश्वरवादी है, क्षणिकवादी है, कर्मवादी है, उपरोक्त सभी है। दोस्तों सुपर फास्ट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना करियो।
गौतम देखिए गौतम बुद्ध जो है, देखिएगा धर्म में, बौद्ध धर्म में बुद्ध की क्या मान्यता है, गौतम बुद्ध की क्या मान्यता है, अनिश्वरवादी है। मतलब कि अनिश्वरवादी का मतलब क्या होता है पता है आपको, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है। और क्षणिकवादी का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होता है। और दोस्तों कर्मवादी का मतलब कर्म का सिद्धांत कह लो या कर्म से संबंधित जो भी है ना। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध धर्म की बहुत मान्यताएं हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे ना वो कौन थे, ये आपको बताना है। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, प्यारे दोस्तों मैं आपको, आप कहें तो यहाँ पर मैं सारी की सारी बौद्ध संगीतियाँ बता दूं क्या दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत ना करियो, लेकिन ध्यान रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे भैया मोगलीपुत्र तुस थे। कौन थे, मोगलीपुत्र तुस थे दोस्तों, ठीक है। और ये संगीति होती है 251 ईसा पूर्व में। कब होती है, 251 ईसा पूर्व में होती है। और दोस्तों कहाँ पर होती है, आपसे अगर ऐसा प्रश्न बने तो भैया आप कर लेंगे पाटलिपुत्र में होती है। अब आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन से शासक के समय, तो अशोक के समय, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वसुमित्र है ना, वसुमित्र, सॉरी इसको इनको छोड़िए अभी, महाकश्यप, ये प्रथम संगीति होती है दोस्तों। कौन सी प्रथम संगीति होती है, बोले सर कहाँ पे होती है, अच्छा राजगृह में होती है प्यारे मित्रों। अजातशत्रु यहाँ के शासक रहते हैं दोस्तों, ठीक है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये संगीति होती कब है, ये चीज़ ध्यान रखनी, 483 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में होती है। ये तो हो गई अपनी प्रथम संगीति। और ये वसुमित्र जो है ना प्यारे मित्रों, ये वसुमित्र ये आते हैं अपने चतुर्थ संगीति में। कौन सी संगीति में, चतुर्थ में आते हैं। और चतुर्थ जो संगीति होती है प्यारे दोस्तों, ये चतुर्थ संगीति होती है वो होती है 100 ईसा पूर्व में। कब होती है, 100 ईसा पूर्व में होती है दोस्तों। और यहाँ के जो रहते हैं ना, क्या नाम है उनका, अध्यक्ष, वो रहते हैं कनिष्क, नहीं वसुमित्र अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन रहते हैं, वसुमित्र रहते हैं। और शासक की बात करें कनिष्क है, ठीक है। और होती कहाँ पर, कश्मीर के कुंडन ग्राम में, कश्मीर के कुंडन ग्राम में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा ये जो हेनसांग है, ये 5वीं बौद्ध संगीति में आते हैं। यहाँ पे ये होती है 600 और कब होती है, 30 ईस्वी में होती है ना, 630 ईस्वी में होती है। तो ये अपने हेनसांग के समय 630 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक था उस समय, और हेनसांग अध्यक्ष था दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ तो आपको ध्यान हो गई। अब ये होती कहाँ पर है भैया, ये कन्नौज में होती है। अब कौन सी रह गई, चौथी हो गई, पहली हो गई, 5वीं हो गई, तीसरी हो गई, अब रह गई दूसरी दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी की बात करूँ मैं आपसे, दूसरी संगीति, तो दोस्तों दूसरी संगीति होती है 383 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये वैशाली में होती है भैया, वैशाली में। और उस समय वहाँ के शासक जो थे वो थे कालाशोक। कौन थे, कालाशोक थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। आगे बढ़े क्या, हाँ जी सर अब तो बहुत है। अगला क्वेश्चन है, यीन यान और महायान दो संप्रदाय कब बने थे, कौन सी संगीति में बने थे, ये बताना है। यीन यान और महायान, देखिए दोस्तों महायान क्या है, सर्वोपरि मानते हैं अपने आप को, महायान अपने आप को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ध्यान रखना। और दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो संप्रदाय कब बने थे, चतुर्थ संगीति में बने थे, जो कि कनिष्क के समय दोस्तों, जो कि कुंडन ग्राम में हुआ था। ये बोले सर कब हुआ था, तो भैया ये होता है चतुर्थ संगीति 100 ईसा पूर्व में होती है ना, है ना, 100 ईसा पूर्व में ही होती है चतुर्थ। दोस्तों ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। और वहाँ के जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं सर वसुमित्र रहते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नंबर 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन से बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासकों ने करवाया था। बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण जो है या फिर संस्थापक जो है वो पाल वंशों ने इसका निर्माण कराया था। संस्थापक जो हुए थे ओदंतपुरी की विक्रमशिला, जगदल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर आपका होगा उपरोक्त सभी। ओदंतपुरी जो कि विक्रमशिला जो कि ये कहाँ पर है, ये बिहार में है दोस्तों, कहाँ पर है, बिहार में। और जगदल जो है ना बांग्लादेश में, कहाँ पर है, बांग्लादेश में। तो ये पाल वंश के राजाओं ने ही इसका निर्माण करवाया था प्यारे मित्रों। बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करें तो, बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करें तो। नंबर अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर आपको बताना है, बहुत ही आसान है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग जो था वो कौन सा वर्ग था, वणिक और पुरोहित वर्ग था, साहूकार और दास वर्ग था, योद्धा और व्यापारी वर्ग था, स्त्रियां और शूद्र वर्ग था। तो दोस्तों सही उत्तर जो होगा आप सभी का स्त्रियां और शूद्र हो जाएगा, डी ऑप्शन। सभी दो वर्णों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, मतलब कि स्त्रियों को भी इन्होंने अपने शिष्य बनाए और
शूद्रों को और जो कि निम्न वर्ग जो थे वो सभी को इन्होंने साथ लिया और एक प्रभाव मतलब कि एक नए समाज के लिए एक बेहतरीन प्रभाव छोड़ा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत सारी जानकारी आज अपने प्राप्त की है। अब मैं आपको बता दूं प्रतीक चिन्ह, दोस्तों मैं आपको अलग से एक और क्लास दे दूंगा। प्रतीक चिन्ह होंगे उसमें विश्वविद्यालय होंगे, ठीक है, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय होंगे और उसी में बौद्ध स्तूप भी होंगे। दोस्तों उसी क्लास में बौद्ध स्तूप भी होंगे। तो ये क्लास आपकी थ्योरी की रहेगी प्यारे दोस्तों, क्या थ्योरी की रहेगी। 1-2 दिन में आपको ये क्लास मॉर्निंग टाइम में दे दी जाएगी। उसके लिए भैया बेसब्री से इंतजार करना, क्योंकि विश्वविद्यालय है, बौद्ध स्तूप है, प्रतीक चिन्ह है, और भी कोई अगर जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा प्यारे दोस्तों। ज़रूर जुड़िएगा उस क्लास में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको आज ही की क्लास में बताया। सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया गया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए और सबसे अंतिम में उपदेश कहाँ पर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है भैया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपने आज की क्लास को शेयर नहीं किया तो भैया टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही है, सुबह इंडिया जी के टॉपिक वाइज चल रही है और इससे बेहतरीन और क्या चाहिए। जैसे राजस्थान जी के अपने कंप्लीट किया ना, ऐसे ही ऐसे इंडिया जीके को भी कर लेंगे, है ना। हाँ तो भैया बने रहिएगा राजस्थान क्लासेस के साथ। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। एक लाइक बनता है, अगर ना बने तो कोई बात नहीं यार, शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।